हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 क्लास 12 के बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आपको पूरी सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाइए उसको देखिए, अगर नहीं दे रखा एंड देन इस लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है, जैसे आपके सामने लिख रखा है, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर जिसको हम गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं। तो देखिए, मैं पहले आपको समझाता हूँ एंड देन फिर हम जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसके ऊपर आएंगे। समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक क्लोज्ड बॉडी है। क्या है? एक बॉडी है, बट वो क्या है? क्लोज्ड है। मान लीजिए आप एक स्पेयर ले लीजिए, एक होलो स्पेयर है। उस होलो स्पेयर के अंदर मैंने कहीं ना कहीं एक क्यू चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? क्यू चार्ज रख दिया। अब गॉसेस लॉ क्या कहता है कि अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस स्फेयर के थ्रू होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एक बॉडी के थ्रू होता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये जो स्पेयर के थ्रू होगा, वो कितना होगा? वो फ्लक्स बोला गया, वो फ्लक्स होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी क्लोज बॉडी के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लगाना है, तो आप क्या करिए, आप उस क्लोज बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज रखा होगा ना, उस चार्ज को डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। डेफिनेशन में लिखा है, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। तो हम एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है। एक बार इसको हम रब कर देते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब है कि जब वैक्यूम हो, ठीक है, कोई मीडियम ना हो, एयर मीडियम हो, इज इक्वल टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। तो मान लीजिए सरफेस जो क्लोज है आपके पास, उसके अंदर क्यू एनक्लोज, ठीक है, क्यू एनक्लोज, ई मतलब एनक्लोज मतलब उसके अंदर जो चार्ज रखा है, सिंपल आप इसको क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? फ्लक्स किसके इक्वल होगा? क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, जो मैंने आपको बताया था, सेम चीज यहाँ डेफिनेशन में रखी है। वेयर क्यू एनक्लोज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। ठीक है, मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि जो बॉडी होगी वो क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। नाउ अब देखिए, हमें अब लास्ट क्लास में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एनी क्लोज सरफेस। ये देखा था हमने, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। और अभी हमने देखा कि जो फाई का फॉर्मूला जो नया निकल के आया वो क्या आया? क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि जो फाई का जो नेट फॉर्मूला होगा, जो लास्ट में फॉर्मूला होगा, वो ये हो सकता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू में क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब से आपको ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसमें से जो गॉसेस लॉ वाला फॉर्मूला है वो कौन सा है? क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको अच्छे से बॉक्स में अच्छे से बंद कर देता हूं ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। आई बात समझ? अब हम देखते हैं प्रूफ। इस गॉसेस लॉ का प्रूफ देखते हैं कि गॉसेस लॉ फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे फॉर्मूला आया। तो हम इस फॉर्मूले को, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे और इस वाले फॉर्मूले को क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट का क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्पेयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए उस पेयर के अंदर एक क्यू चार्ज रखा है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में क्यू चार्ज रखा है। नाउ इस पेयर का जो रेडियस है उसको हमने आर ले लिया, स्मॉल आर ले, कैपिटल आर ले, आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैंने कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, तो पहले अच्छे से लिखेंगे। सपोज अ होलो स्पेयर, ठीक है, हैविंग चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द होलो स्पेयर हैविंग रेडियस कैपिटल आर। उसके बाद क्या करोगे? आप ये ओ पॉइंट मानोगे और इस पॉइंट को मानोगे पी, ये जो पॉइंट है इसको मानोगे पी। तो यहां पे देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q चार्ज की वजह से P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E कितना होगा। तो ये Q एक पॉइंट चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था KQ/R², तो हो जाएगा KQ/R², ये वाला फॉर्मूला। नाउ हमें पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर मुझे फाई निकालना है इस स्पेयर के थ्रू और स्पेयर के अंदर Q चार्ज रखा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। नाउ इस फॉर्मूले में E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर बाहर आ जाएगा क्योंकि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और अंदर क्या बचेगा, सबसे पहले तो हम E डॉट ds लगा देंगे, इंटीग्रेशन ये E ds कोस थीटा क्या होगा बताइए। देखिए Q चार्ज ये है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहां +1 चार्ज होगी ना, तो प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्शन करेगा, E वेक्टर डायरेक्शन ये होगी, और इसी पॉइंट पर जो स्मॉल सरफेस एरिया होगा उसके डायरेक्शन में यहां पे होगी परपेंडिकुलर। मतलब E वेक्टर और ds वेक्टर उस दोनों के बीच एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री होगा तो E ds को 0 डिग्री आएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, E और ds। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां पे आ जाएगा फाई E की वैल्यू क्या है आपकी KQ/R², तो यहां पे आ जाएगा KQ/R², और इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब सरफेस एरिया, तो स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², यहां पे क्या आ जाएगा 4πr², तो r² से r² कटा। अच्छा K क्या होता है, K होता है आपका 1/4πε0, ये आपको पता होगा, तो यहां पे चार इंटू में Q इंटू में 4π, तो यहां से 4π से 4π भी गया, तो आपका जो फाई का फॉर्मूला क्या आ गया, फाई फॉर्मूला आ गया Q/ε0। और ध्यान से देखिए जो हमने स्पेयर लिया था ना उसके अंदर में कितना चार्ज रखा था, Q चार्ज रखा था। तो आपसे कोई बोले कि आप प्रूफ करके दिखाओ, किसको प्रूफ दिखाओ, गॉसियन लॉ को प्रूफ करके दिखाओ थ्रू कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, एक कूलम्स लॉ के वजह से ही आया था। तो प्रूफ गॉसियन लॉ विद द हेल्प ऑफ मतलब विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, तो आप क्या करोगे, आप ये वाली डेरिवेशन अच्छे से करके आओगे। ठीक है, ध्यान रखिए जो भी डेरिवेशन होगी उसके अंदर फिगर बनाओगे और अच्छे से जो लैंग्वेज है उसको लिखोगे। मैं लैंग्वेज यहाँ लिखता नहीं हूं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को आपको खुद लिखना आना चाहिए। आई बात समझ, बाकी मेन स्टेप मैं आपके सामने यहाँ पे लिख ही रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से बात समझ आई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ। देखिए मैंने क्या बोला, आपके पास गॉसियस लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक क्लोज बॉडी है और उस क्लोज बॉडी में कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस क्लोज बॉडी के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कैसे निकालोगे, जो चार्ज रखा है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बोला कि क्लोज बॉडी की शेप क्या होनी चाहिए, आप खुद सोच सकते हो। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वो क्लोज बॉडी स्फेयर होगी, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वो क्लोज बॉडी एक सिलेंडर होगी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वो जो क्लोज बॉडी होगी वो क्यूब होगी या फिर क्यूबॉइड होगी। तो अलग अलग सोच रहे हैं, बट मेरा आंसर तो सेम ही है ना, चार्ज ऊपर में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि क्लोज बॉडी की शेप क्या है वो डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो फाई का फॉर्मूला क्यूब एप्सिलॉन नॉट में क्लोज बॉडी की शेप डिपेंड नहीं करती है। फ्लक्स में गॉसियस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स में बॉडी की शेप डिपेंड नहीं करती है, सिंपल उस बॉडी के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना रखा है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए बॉडी के अंदर है 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज और -3 कूलम नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो गया 2 कूलम। तो आप 2 कूलम को डिवाइड करोगे एप्सिलॉन नॉट से, तो नेट चार्ज देखा जाएगा बॉडी के अंदर, ना कि बॉडी की शेप देखी जाएगी, ना साइज देखा जाएगा। आई बात समझ। अगर बॉडी की अगर मान लो सेम बॉडी है उसमें क्यू चार्ज रखा है, उसका फाई है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और उस बॉडी का साइज डबल कर दिया बट जो चार्ज था ना उसके अंदर उसको सेम रखा, तो फाई में कोई चेंज आएगा, फाई में कोई चेंज नहीं आएगा, फाई वैसा का वैसा रहेगा। आई बात समझ। तो पहला पॉइंट जो ए पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ total electric flux linked with the closed surface is only depends on amount of charge enclosed but independent of shape and size of the closed body. Second point क्या है, total electric flux linked with the
क्लोज सरफेस इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज दिस। जैसे मान लीजिए आपके पास फाई था ना, फाई क्या आया था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट हम कब यूज कर रहे थे, फ्री स्पेस के लिए। मान लीजिए फ्री स्पेस ना हुआ, ये तो वैक्यूम के लिए था ना, वैक्यूम के लिए। तो मतलब फ्री स्पेस ना हुआ, कोई मीडियम हुआ, तो मीडियम में तो क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन। नाउ एप्सिलॉन क्या लिख सकते हो आप, Q अपॉन में एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R लिखो या फिर क्या लिखो, K लिखो, दोनों मतलब सेम ही है। तो यहां पे देखिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट तो क्या होता है, 5 वैक्यूम। तो यहाँ पे 5 मीडियम किसके इक्वल आ जाएगा, 5 मीडियम आ जाएगा 5 वैक्यूम अपॉन में K, किसके आ जाएगा, 5 वैक्यूम अपॉन में K के इक्वल। तो सिंपल सी बात है, जो हमने फोर्स में फॉर्मूला देखा था ना कि किसी भी मीडियम के लिए अगर फोर्स निकालनी हो कूलम्स लॉ में, तो उसके डायरेक्टिव कांस्टेंट से डिवाइड कर दो वैक्यूम में निकालने के बाद। सेम चीज यहाँ पे ये वाली है। तो इसलिए सारे लेक्चर अच्छे से सीरीज में देखते हुए आ रहे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। What do you mean by Gaussian surface? Gaussian surface क्या होता है? What is the condition to form a Gaussian surface? एक Gaussian surface को बनाने की क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी इसको समझते हैं, मतलब क्या है Gaussian surface क्या होता है। तो Gauss's law, Gauss's के नाम से ही कुछ मिलता जुलता है Gaussian surface। तो देखिए हम Gauss's law का यूज क्या है, Gauss's law का यूज समझिए। सबसे पहले हम जहां कूलम्स लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते आ रहे थे कूलम्स लॉ लगा के, बट कूलम्स लॉ के यूज जब हम करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो हमारी जो डेरिवेशन थी वो बहुत लंबी हो जा रही थी। आपने देखा होगा, मैंने कुछ लेक्चर्स पहले या फिर शायद पहले वाले लेक्चर्स में ही एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी एक पॉइंट पर, वो निकालना सिखाया था। और वो डेरिवेशन कितनी लंबी होगी, तुमने इंटीग्रेशन किया था, कभी ये कर रहे थे कभी वो कर रहे थे, फिर लास्ट में एक सिंपल सा आंसर आया था 2 के लैम्डा अपॉन में एक्स। वही सेम डेरिवेशन में अगर मैं गॉसिस लॉ से करूंगा ना, तो बहुत इजी हो जाएगी, बहुत कम स्टेप में, और बहुत कम, मतलब इंटीग्रेशन को तो नाम ही नहीं होगा वहां पे, ऐसी चीज होगी। तो गॉसिस लॉ हम कब लगाते हैं, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना होता है, उन केसेस में जहां पे कूलम्स लॉ जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम लगा सकते हैं बट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उसको सॉल्व करने के लिए। उसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉसिस लॉ लगाते हैं। और गॉसिस लॉ लगाते वक्त हम एक चीज हमेशा बनाते हैं और उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, किसी चार्ज के लिए होता है, हर एक चार्ज के लिए एक गॉसियन सरफेस है। तो अगर मैं किसी भी डेरिवेशन के अंदर कुछ चीज बनाऊंगा, कोई चार्ज होगा, तो अगर मैं उसको गॉसियन लॉ से सॉल्व कर रहा हूं ना, तो उस चार्ज के अराउंड मुझे उसका सरफेस बनाना पड़ेगा, और उस सरफेस का नाम क्या होगा, गॉसियन सरफेस। आई बात समझ। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं अच्छे से, आप धीरे धीरे करके उसको लिख लेना। ठीक है, तो वो है क्या, एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज टू फाइंड ई वेक्टर बाय यूजिंग गॉसिस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। भाई बात समझ, जो मैंने बोला बिल्कुल वही डेफिनेशन में मैंने इंग्लिश में बताया, आपको अच्छे से पढ़िएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात जो व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी है कंडीशन। ठीक है, क्या है कंडीशन, कि जब भी हम किसी चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके अंदर, तो देख लेते हैं उसको एक बार। अच्छा, कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिए जब भी आप किसी चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस बनाओगे ना, तो उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने बोला गॉसियन सरफेस बनाइए, क्या बनाइए, गॉसियन सरफेस बनाइए फॉर पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस बनाइए। तो मान लीजिए के पास ये वाला चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ये वाला है, एक क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ऐसा एक सरफेस बनाओ इसके अराउंड जिसपे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है, क्यू तो क्यू रहेगा, डिपेंड करता है आर पे। अगर मैंने एक ऐसा सरफेस लिया
जिसके सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए आर की वैल्यू सेम होगी, मतलब वो मेरा एक गॉसियन सरफेस बन सकता है। और ऐसा एक सरफेस एक पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा होता है? स्पेयर, सर्कल नहीं, स्पेयर। ठीक है, आपको 3D में बात करनी है। स्पेयर के हर एक पॉइंट तो आर डिस्टेंस की दूरी पे होता है ना सेंटर से, तो मैं क्यू चार्ज को सेंटर मान के एक स्पेयर बनाऊंगा ना इसके अराउंड, तो स्पेयर को मैं क्या बोल सकता हूं? स्पेयर को मैं इस चार्ज का क्या बोल सकता हूं? गॉसियन सरफेस। क्या बोल सकता हूं? गॉसियन सरफेस। आई बात समझ? तो एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक स्फेयर। आई बात समझ? और स्पेयर का जो सेंटर है वो क्या होगा? चार्ज पे होगा। ठीक है, जो नहीं एक ही गॉसियन सरफेस बने, एक से ज्यादा गॉसियन सरफेस बन सकते हैं, ठीक है, जिनका रेडियस अलग अलग हो, पर एक रेडियस वाला गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अच्छा, ये तो किसकी बात हो गई? ये तो हो गई आपकी पॉइंट चार्ज की बात। अब एक और चीज के बारे में देख लेते हैं, एक और चीज का हम गॉसियन सरफेस देख लेते हैं, फुल लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब एक मान लीजिए एक सिंपल रोड है, उसके ऊपर हमने एक सिंपल रोड है, आई बात समझ? उसके ऊपर हमने क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो इसके अराउंड आपको क्या करना है? गॉसियन सरफेस बनाना है। तो एक लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक सिलेंडर होगा। क्या होगा? एक सिलेंडर। तो आप किसी भी आर रेडियस का एक सिलेंडर बना दोगे ना उसके अराउंड, वो उसका क्या होगा? गॉसियन सरफेस। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है, तो ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस लाइन चार्ज का एक हमने आर रेडियस का, ठीक है, एक आर रेडियस का हमने क्या बना दिया? एक आर रेडियस का हमने एक सिलेंडर बना दिया। उस सिलेंडर के जो इस बाहर वाला ये जो वो कर्व सरफेस होगा ना, कर्व सरफेस, इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। ठीक है, तो आपको अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना है कि एक पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो क्या होता है? एक स्पेयर होता है, स्पेरिकल सरफेस होता है, और एक लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो एक सिलेंडर होता है। ठीक है, अभी के लिए आपको गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन और सिर्फ ये दोनों पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है हमारे पास? डिराइव कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉसिस लॉ। गॉसिस लॉ का यूज करके आपको कूलम्स लॉ को डिराइव करना है। ठीक है, अभी हमने क्या किया था? गॉसिस लॉ को डिराइव किया था बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। यहां पे हमें उसका रिवर्स करना है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो ये भी आप कर सकते हो। सिंपल क्या करना है आपको? सिंपल कुछ नहीं करना, आपको एक स्पेयर बनाना है। देखो सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए स्पेयर में जो सेंटर पे चार रखा है Q1, ठीक है, और यहां पे चार रखा है एक Q2, और स्पेयर का जो रेडियस है वो क्या है? R है। ठीक है, तो टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या कहता है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगी वो क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन में क्या होगी? R²। हमें ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है इस डेरिवेशन की वो आप खुद ही लिख लेना। ठीक है, मैं बोल भी नहीं रहा हूं, इतने समझ तो आपको अच्छे से आ जानी चाहिए कि कैसे कैसे लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, मैं प्रूफ करना स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे प्रूफ किससे करना है? प्रूफ करना है गॉसिस लॉ से। गॉसिस लॉ क्या कहता है? गॉसिस लॉ कहता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन दिस ई डॉट डी एस इक्वल टू में क्या होगा? इक्वल टू में क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है? ये तो सरफेस के ऊपर रखा है ना Q2, इस सरफेस के अंदर तो सिर्फ Q1 चार्ज रखा है, तो Q एनक्लोज से मैं क्या लिख दूंगा? Q एनक्लोज से लिख दूंगा मैं Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ? अच्छा, इस Q1 चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो ये होगा। ठीक है, हम गॉसियन सरफेस ये बना रहे हैं, हम गॉसिस लॉ का यूज कर रहे हैं ना, तो इस Q1 चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हमने बना रखा है पहले से, गॉसियन सरफेस। अच्छा, ये लिख लिया। इसके बाद क्या करना है हमें? हमको इस इंटीग्रेशन को देखना है। ये क्लोज सरफेस के लिए था ना, और स्पेयर के कितने सरफेस होते हैं? उसका तो एक ही सरफेस है, ये जो स्पेरिकल वाला है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल इस इंटीग्रेशन को हटा सकता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो E और DS वही दोबारा, इनके बीच जो एंगल होगा थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, जो हमने पहले किया था ना, बिल्कुल सेम इसकी तरीके से 0 डिग्री होगा। तो सिंपल EDS को 0 डिग्री, तो सिंपल हो जाएगा EDS इक्वल टू Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
और यहाँ पे आ जाएगा आपका ई का फॉर्मूला, ds क्या होगा, ds होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू Q1 अपॉन में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। तब ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई का फॉर्मूला आ जाएगा आपका 1/4 पाई R स्क्वायर Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से ई का अच्छे से फॉर्मूला देखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k लिख सकता हूँ, तो k Q अपॉन में R स्क्वायर। अब इस Q1 चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और मुझे F का फॉर्मूला पता है, इस पॉइंट पर Q2 चार्ज रखा है और उस Q2 चार्ज जहां पे रखा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो सिंपल मैं फोर्स निकालूंगा तो F क्या आ जाएगा Q2 इंटू ई, और E को अगर मैं Q2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो देखिए सिंपल सी डेरिवेशन थी हमारी, कंप्लीट हो गई। तो उसी का रिवर्स है, उसी का बिल्कुल जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो एक कर लोगे तो दूसरा खुद ब खुद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, गॉसिस लॉ और कूलम्स लॉ, ठीक है, एक दूसरे के रिलेटेड ही है, ठीक है। अगर एक में चेंज आएगा तो दूसरे में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, दोनों लॉ अलग नहीं है, बहुत सिमिलर लॉ है। और अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो इन दोनों में से पहले जो लॉ आया था वो गॉसिस लॉ था, ठीक है। हम पढ़ते तो पहले कूलम्स लॉ पे फिर गॉसिस लॉ पे आते हैं, बट एक्चुअली में जो पहले हमारे पास लॉ आया था वो क्या आया था, गॉसिस लॉ आया था। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। अ पॉइंट चार्ज 8.8 माइक्रोकूलम, एक मिनट रुकिए, A point charge 8.8 microcoulomb is placed 5 centimeter from the center of the square plate of side 10 centimeter, ठीक है। तो पहले उसको फिगर बना लेते हैं, फिगर क्या होगी। तो एक चार्ज वो रखा है 8.8 माइक्रोकूलम, उसको हमने 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है सेंटर से, एक स्क्वायर प्लेट के सेंटर से जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट पेज पर एक फिगर बना लेते हैं, उस पेज पे जगह नहीं थी तो नेक्स्ट पेज पे एक फिगर बना लेते हैं। फिगर में हम क्या करेंगे, फिगर में हम एक मिनट, एक स्क्वायर शीट बना लेंगे, ठीक है, जिसकी साइड क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। उसके सेंटर से, ठीक है, उसके सेंटर से कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर हमने क्या रखा है, एक चार्ज रखा है, ठीक है, इसको हमने Q बोल दिया। और Q चार्ज कितना है हमारे पास 8.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोबारा क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर ले रखा है ना, 5 सेंटीमीटर लेते हैं, दूरी 5 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्क्वायर प्लेट। तो पहले पता लगाइए कि उस स्क्वायर प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो सिंपल, हमको पहला तो फॉर्मूला आता है E.ds वाला फॉर्मूला, पर उसको लगा के थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई नया फॉर्मूला पता है गॉसिस लॉ से, वो क्या होता है Q एनक्लोज बाय पर एप्सिलॉन नॉट, पर वो तो यूज होता है किसी क्लोज सरफेस के लिए। पर यहाँ पे तो एक स्क्वायर शीट है जो एक ओपन सरफेस है, तो हम क्या करें। तो देखो पहला क्वेश्चन है, आपको मैं कराऊंगा तब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो क्लोज सरफेस, जो ओपन सरफेस है ना, उसको एज अ क्लोज सरफेस बनाते हैं। कैसे बनाओगे, मान लीजिए कि जो क्यू चार्ज है ना वो किसी क्यूबॉइड या फिर क्यूब में रखा हुआ है, किसमें रखा है, क्यूब के रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है, और उस क्यूब के एक आपको फेस दे रखा है ये वाला। तो एक फेस ये दे रखा है तो इसके 5 और फेस होंगे, तो एक यहां पे, एक यहां पे, इसके ऊपर, इसके ऊपर और एक सबसे ऊपर, पूरे 6 फेस बन जाएंगे। अब ये सोचे कि जो क्यू चार्ज था ना उस क्यूब के अंदर रखा हुआ है, तो अगर मैं देखूं उस क्यूब से पाई कितना होगा, उस टोटल क्यूब के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है और उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इतना आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है, बट हमें तो पूरे क्यूब से नहीं निकालना ना, हमें कहां से निकालना है, हमें उसके
एक फेस से निकालना है। तो ध्यान से देखिए, उस क्यूब के सेंटर के अंदर मैंने 4 रखा हुआ है, तो उस क्यूब के हर एक डायरेक्शन के अंदर हर एक फेस से इक्वल फ्लक्स जा रहा होगा। हाँ, अगर मैं उसके सेंटर पे नहीं रखता, कहीं और रखता, तो हो सकता है कि सारी डायरेक्शन में या सारे फेसेस में सेम फ्लक्स ना आ जाए। बट मैं ये लेके चल रहा हूं कि वो जो क्यू चार्ज है वो उस क्यूब के सेंटर पे रखा है। जो क्यूब के सेंटर पे रखा होगा तो हर एक फेस से तो सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। और कितने फेस है? 6 फेस है। तो अगर मुझे इस फेस से निकालना है तो मैं इस पूरे फाई को डिवाइड कर दूंगा, किससे? 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये निकाल लीजिए, और यही जो फाई होगा इस शीट के थ्रू होगा। तो Q कितना था आपका? 8.8 इंटू 10 दी पावर क्या होगा? माइक्रोकूलम है ना, 10 दी पावर -6 अपॉन में 6। एप्सिलॉन नॉट के लिए याद है आपको? 8.854 इंटू 10 दी पावर -12। ठीक है, यूनिट भी होती थी उसकी। बट यहाँ पे हम सिंपल 8.8 यूज करेंगे, क्योंकि फिर हम सिंपल ये कट जाएगा और हमें ज्यादा माथा पच्ची वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, इससे ये गया, तो फाई क्या आ गया? फाई आपका आ गया 1/6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितना आ गया? 10 की पावर 6। और फाई की यूनिट क्या होती है? फाई की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसको अच्छे से आप सोल्व भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक फाई वाला ये आंसर है। आगे देखते हैं, कुछ बचा है क्वेश्चन में। हाँ बचा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्क्वायर प्लेट इफ साइड ऑफ प्लेट बिकम डबल। अगर मैं इसकी डबल ले लेता हूं, ठीक है, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ए रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पे क्या आएगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। आई बात समझ? हाँ, बट उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यह रिमेन्स अनचेंज्ड मैं तभी लिख सकता हूं, ठीक है, जब मैं ये बोलूं कि हाँ भाई आपने साइड तो डबल कर दी है, साइड आपने 10 सेंटीमीटर से कितनी कर दी है? 20 सेंटीमीटर कर दी है। बट अब ये जो डिस्टेंस है ना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं लेना पड़ेगा आपको, ये 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? और मान लो मैंने साइड 20 सेंटीमीटर कर दी और ये मैं डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही रखा, तो अब तो वो जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर में तो रखा होगा नहीं, तो हर एक फेस के थ्रू क्या आएगा? अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। तो मैं डिवाइड बाय 6 करके तो अपना आंसर लिख नहीं सकता उस केस में। आई बात समझ? तो आप लिखोगे रिमेन्स अनचेंज्ड इफ, क्या लिखोगे? साथ में ये भी लगा दो। देखो क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है ना, इसमें पूरा अच्छे से लिखने रखा, तो अब लिख दीजिए कि हाँ रिमेन्स अनचेंज्ड होगा अगर इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कितना? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट। ठीक है, ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट आगे लिख दीजिएगा, तो ये आपका आंसर फिर कंप्लीट होगा। ठीक है, बी पे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बिकम डबल। अगर मान लीजिए उसके अंदर 4 रखा है, उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया तो आपका 5 भी डबल हो जाएगा। सिंपल 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको 2 सिंप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन। A point charge of 1 microcoulomb is placed at corner of a cube of side 10 centimeter. Find the electric flux. अच्छा ठीक है, अब आप बच्चों ने केमिस्ट्री भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, 12th क्लास में आए हो तो। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो तो आज जिसने ये केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है तो उसने चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो आपने उसके अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसके अंदर जो एक एटम होता है वो सेल्स में रखा होता है, तो हम उसको जब किसी एक सेल के कॉर्नर पे रखते हैं, वर्टेक्स पे रखते हैं, एच पे रखते हैं या फेस पे रखते हैं, तो उस एटम का कितना शेयर उस सेल के पास होता है। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा समझ आ रहा होगा, जिसे नहीं पढ़ा मैं उसको अच्छे से फिगर दिखाऊंगा तब समझ आ जाएगा। मैं फिगर लेके आया हूं, देखिए। अगर मान लीजिए एक एटम है, उस एटम को मैं किसी क्यूब के एकदम वर्टेक्स पे रखता हूं, एकदम कोने पे रखता हूं,
तो उस सेल के आगे भी सेल है, नीचे भी सेल है, पीछे भी सेल है, हर जगह सेल ही सेल होंगे। तो अगर मैं उसको इसके एकदम वर्टेक्स पे रखता हूं तो उस सेल का कितना भाग एक सेल के पास जा रहा होगा, कितना भाग जा रहा होगा, 1/8। कितना जा रहा होगा, 1/8। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल इसको शेयर कर रहे हैं। आई बात समझ? अगर मैं उसी एटम को एज पे रख दूं तो कितना शेयर जा रहा होगा हर एक सेल के पास उस एटम का, 1/4। और अगर मैं फेस पे रख दूं कितना जा रहा होगा, 1/2। इसने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इसको जैसे समझाया होगा सर ने, आपके केमिस्ट्री वाले सर ने, और अगर नहीं समझाया होगा तो अब भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, दोबारा क्वेश्चन में चलते हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1.1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो कॉर्नर पे रखा है, कहां पे रखा है, कॉर्नर पे रखा है। तो देखते हैं, कॉर्नर पे रखा है तो हम जो आंसर लिखेंगे फाइ, ठीक है, वो क्या होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और हम 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि उस चार्ज का ओनली 1/8 पार्ट उस किसके अंदर, उस क्यूब के अंदर होगा। और फ्लक्स में तो जो अंदर चार्ज होता है सिर्फ उसी को लेते हैं ना, बाहर चार्ज को तो लेते नहीं है। तो इसलिए हमने Q/8 इंटू में 1/एप्सिलॉन नॉट किया है। ठीक है, असली में Q/8 किया है वो। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो Q एनक्लोज था इस केस में वो कितना था हमारा, Q/8। आई बात समझ? अब इस Q के लिए डालते हैं, Q के लिए क्या है हमारे पास, 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻6 अपॉन में 8 अपॉन में 8.8 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको, जो भी आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ए पॉइंट में व्हाट हैपन इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज डबल्ड। अगर उस क्यूब की साइड को डबल कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। आई बात समझ? उस क्यूब की साइड को डबल कर दोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें ए पॉइंट में क्या आएगा, रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, बी देखते हैं, बी पार्ट क्या है, व्हाट हैपन व्हेन द चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड, सेंटर पे रख दिया एच के और सेंटर पे रख दिया फेस के। तो सेंटर एच पे रखेंगे, एच पे रखोगे तो क्या आएगा, फाइ क्या हो जाएगा, फाइ हो जाएगा Q अपॉन में 4 ये। और अगर हमने ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट कहाँ रखा, हमने फेस पे रखा है, तो फाइ क्या हो जाएगा, फाइ हो जाएगा हमारा Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था ना, वो मैंने आपको यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। वैल्यू डाल लीजिए, कैलकुलेशन खुद कर लीजिए, ये काम तो आपका ही होना चाहिए। ठीक है, ये मैं नहीं करूंगा आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आए जा रहे हैं आज तो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ चार्ज दिस। ठीक है, तो चार्ज रखा है एक, Q चार्ज रखा है, कितना है हमारा 8.8 मिली कूलम है, तो यहाँ पे आएगा 10⁻³ कूलम। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने की, इससे कितने निकल रही होंगी। अरे भाई साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, फाइ निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या होता है, Q/εo। तो सिंपल वैल्यू डालो, आंसर निकालो, 8.8 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे जो हम Q यूज करेंगे वो सिंप्लिसिटी के लिए 8.8 इंटू 10⁻12 यूज कर लेंगे। और यहाँ से आप काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा, 10⁹। ठीक है, इतनी लाइंस लिख सकते हो। ठीक है, इतनी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये कुछ भी लिख सकते हो, या फिर वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो आप। वोल्ट मीटर ही थी ना, हाँ वोल्ट मीटर ही थी इसकी। ओके, चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज दिस। एक क्यूब है, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, उसमें आउटवर्ड फ्लक्स है। आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब समझ रहे हो आप, फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। हमने देखा था ना, आउटवर्ड फ्लक्स का पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब जो चार्ज है, नेट चार्ज जो होगा उसके अंदर, ठीक है, नेट चार्ज उस क्यूब के अंदर, उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा पॉजिटिव। कौन सा नेचर होगा उसका, पॉजिटिव चार्ज होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब, तो उल्टा है बस, फाइ इक्वल टू Q/ε0 होता है। तो आपको यहां से Q निकालना है, Q कितना हो जाएगा, फाइ इंटू एप्सिलॉन, तो 8.854 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई में 10⁵, तो यहाँ पे आपका Q आ जाएगा 8.854
इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पे कूलम, सब यहाँ पे असाइंड में था ना, तो यहाँ पे क्यू भी असाइंड में आएगा, कूलम के अंदर आएगा, ठीक है। 10 कितना आएगा यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 लिखा है। ये हो गया। ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज, तो नेचर तो पता ही लगा लिया हमने, क्या होगा नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है गॉस लॉ पे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो देखिए, थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको समझ आया होगा। जो चीज़ समझ ना आई वो दोबारा जाइए, उसको देखिए, श्योर आपको वो समझ आ जाएगी, और घर बैठ के इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।